तो स्टार्ट करते हैं आज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एकदम बेसिक थियरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ कॉमन सेंस वाली बातें कर लेते हैं पहले। ठीक, इफ रिएक्शन प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, घूम ही नहीं सकती है वापस पीछे, तो क्या कहलाएगी? सिंपल इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि ए प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट हैं और ये मिलके अपना क्या बना दे रहे हैं यहाँ पे? प्रोडक्ट। कहानी खत्म। ठीक है, अब अगर ये तो मैंने एकदम नॉर्मल फॉर्म में रिएक्शन को लिखा है, अगर इसी रिएक्शन को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि ए प्लस बी है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारा, प्लस साथ में तुम्हारी कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो जब तुम इस फॉर्म में लिखते हो एक रिएक्शन को जिसमें कि एनर्जी डिनोट कर रहे हो जो रिलीज हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम जनरली नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। और हम जानते हैं जब एनर्जी निकल रही है तो वो कैसी रिएक्शन हो गई तुम्हारी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो अलॉन्ग विद रिएक्शन इफ यू डिनोट हीट विच इज रिलीजिंग देन इट इज नोन एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारी रिएक्शन जो है, इफ रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। अब बोथ द डायरेक्शन से क्या मतलब है? मतलब जो रिएक्टेंट है उधर से प्रोडक्ट में भी जा रही है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी आ सकती है। इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब ये क्या भला इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती क्या है? हमने कहीं देखी है क्या? हमने देखी है, बिल्कुल देखी है। खाना पकते टाइम कभी कभार कढ़ाई पे तुम्हारी मम्मी प्लेट रख देती है, तब होता क्या है? जो पानी तुम्हारा बाहर इवेपोरेट कर कर निकल जाना चाहिए था वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तुम ऑब्जर्व करते होंगे वो क्या हो जाता है? प्लेट के सरफेस पे जाके फिर से कंडेंस हो जाता है और फिर से वाटर की फॉर्म में कढ़ाई के अंदर गिरने लगता है। ये तुमने ऑब्जर्व करी होगी। तो अगर वहाँ से कोई आउटलेट नहीं है, मतलब जो हमारा कंटेनर है, जो वहाँ इस केस में हमारी कढ़ाई है, वो एकदम क्लोज है, तो कोई भी वाटर वेपर बाहर नहीं निकलेगा। तो उस केस में क्या होगा? जितना वाटर इवेपोरेट हुआ उतना वाटर सरफेस के साथ कांटेक्ट में आने के बाद फिर से कंडेंस होकर कढ़ाई के अंदर गिर जाएगा। तो यही तो हुआ इक्विलिब्रियम रिएक्शन कि जितना तुम आगे जा रहे हो उतना ही वापस से पीछे आ रहे हो। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, अब हाथों हाथों ये होगा नहीं, ये कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद होगा। तो ग्रेजुअली पहले क्या हो रहा है? सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, ग्रेजुअली क्या हुआ? प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट भी बन गया। तो कुछ टाइम के बाद ये केमिकल इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश कर देती है। तो सच रिएक्शंस एस्टेब्लिश केमिकल इक्विलिब्रिया। ठीक है, ये प्लूरल और सिंगुलर वाले केसेस से घबराना नहीं है। अभी इक्विलिब्रिया क्या आ गया? ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम में भैया ये अपना केमिकल इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे E क्या हो गया हमारा? E इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, प्री रिक्विजिट ये मैं मानकर चल रहा हूँ, थर्मो आप लोगों ने पढ़ रखा है। W इज वर्क डन। केमिस्ट्री में आप जानते होंगे वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम का कंसेप्ट। यहाँ पे हम वर्क डन ऑन द सिस्टम लेते हैं, अनलाइक फिजिक्स जहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र की मैं इक्वेशन लिखूँगा वो कैसे लिखी जाएगी? डेल ई प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अनलाइक फिजिक्स यहाँ पे हम प्लस डब्ल्यू लिख रहे हैं क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम देखा जा रहा है। अब ये पी है, तो यहाँ पे मैं ये इक्वेशन किसके लिए लिख रहा हूँ? एट कांस्टेंट प्रेशर। कुछ छोटी सी चीज़ें डिराइव कर रहे हैं क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम जो है वो फिजिकल और केमिकल दोनों होगा। तो ये जो मैं तुमको अभी बैकग्राउंड दे रहा हूँ ये सिर्फ फिजिकल इक्विलिब्रिया को थोड़ा बहुत समझने के लिए। खैर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बेसिक नॉलेज होने में कोई भी खराबी नहीं है। तो इसको अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे लिख रहा हूँ तो E2 माइनस E1 लिख दूँ इसको, और ये क्या हो जाएगा हमारा? P dV, V1 से V2 इंटीग्रेट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1।
इसको थोड़ा सा तमीज से लिखें और 2 वाली सारी टर्म्स एक तरफ और 1 वाली सारी टर्म्स एक तरफ लिया हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो PV2 माइनस E1 प्लस PV1, ठीक है, ये क्या है, QP है हमारा। अब E2 प्लस PV2 और E1 प्लस PV1 ये क्या होता था, इंटरनल एनर्जी प्लस PV1, क्या है ये, ध्यान आ रहा है कुछ, H इज इक्वल टू E प्लस PV एंथैल्पी। तो चिपकाओ यहाँ पे, ये हो गया H2 और ये हो गया H1। तो एट कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हीट ट्रांसफ़र इज नथिंग बट हीट ट्रांसफ़र इज चेंज इन एंथैल्पी। बहुत बढ़िया, ये एक पॉइंट हो गया अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी देख लेते हैं, लगे हाथ। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV क्या लिखोगे, डेल E प्लस W, इसको लिखा मैंने E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1। कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, ज़ीरो ही हो गई ये टर्म, तो यहाँ से QV क्या आ गया, डेल E आ गया सीधा, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो इट इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है भैया, ये बेसिक हमारा डिस्कस हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों स्टेट फंक्शन होते हैं, सॉरी एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, ये भी आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। एक बार एंट्रोपी की और बात कर लेते हैं। एंट्रोपी, देखो ये बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है। एंट्रोपी को हर बच्चा जानता है कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं, डिसऑर्डर या रैंडमनेस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वो डिस्पर्स कैसे है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी, जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा एनर्जी है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कम है, लेकिन एज अ होल यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये भी बहुत इजी से समझ सकते हैं। अब जब रैंडमनेस की बात हो रही है तो ये तो हम 9th में पढ़ रहे थे कि एंट्रोपी ऑफ गैस जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए और एंट्रोपी ऑफ सॉलिड वो मिनिमम होनी चाहिए। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो हम 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या होता है, गैसेस के केस में पार्टिकल्स ज़्यादा रैंडम है मूव करने के लिए, तो उधर एंट्रोपी ज़्यादा होगी, उधर रैंडमनेस ज़्यादा है, और सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स में रैंडमनेस कम होगी। अब एंट्रोपी को अगर हम किसी भी नेचुरल प्रोसेस के लिए देखें तो दे ऑलवेज टेंड टू मूव इन और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से अगर मैं किसी नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो हर नेचुरल प्रोसेस की टेंडेंसी क्या है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से, सॉरी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। और इसको तुम अपनी डेली लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारी मम्मी तुमको नहीं डांटे तो तुम क्या कोशिश करते हो, कमरा फैलाए रखने की, तो तुम्हारी भी टेंडेंसी यही है रैंडमनेस की तरफ जाने की। पानी के बारे में समझो, पानी को स्टोर करना है तो तुमको कंटेनर की ज़रूरत है। अगर कंटेनर टूट गया तो पानी क्या करेगा, फैलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तुम अपना ही एग्जांपल लो, तुमको क्लास में अगर नहीं डांटूं तो तुम भी तो फैलने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो एंट्रोपी यही है, एंट्रोपी इज़ नथिंग बट डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डर, ठीक है। तो फॉर्मूला किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, Q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। काम नहीं आने वाला ये, बट पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो हर नेचुरल प्रोसेस की टेंडेंसी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जाने की। चलो लगे हाथ, फिर फ्री एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। उसको किसके लिए छोड़ना, फ्री एनर्जी, ठीक। फ्री एनर्जी ये या तो गिब्स हो गया कैपिटल G, या फिर हेल्महोल्ट्ज़ कैपिटल A। ये हमारे काम में नहीं आ रहा तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। डेल्टा H अगर लेस देन ज़ीरो है तो ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी हमारी, एक्सोथर्मिक, ठीक। अगर डेल्टा H ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक,
ये सारी बेसिक चीज़ें हम जानते हैं। सिमिलरली इफ़ डेल जी इज़ लेस देन ज़ीरो तो उसको हम बोलते हैं एक्सर्गोनिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोगोनिक। ठीक है, दिस विल बी नोन एज एंड्रोगोनिक। ठीक है, फ्री एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर मैं कोई भी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम एनर्जी हमेशा स्टेबल होती है। ठीक है, तुम खुद का एग्जांपल लो, जब तुम्हारी एनर्जी कम होती है तुम भी तभी स्टेबल होते हो, अदरवाइज उछल कूद मचाते रहते हो। और एंट्रोपी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंट्रोपी क्या कोशिश करेगी किसी भी प्रोसेस की, मैक्सिमम होने की। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो फैक्टर है ये हमारा मिनिमम होना चाहिए और ये वाला जो फैक्टर है ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात आ रही है यहाँ पे कि डेल्टा जी ये लेस देन ज़ीरो होगा तभी स्पॉन्टेनिटी की बात हो रही है। देखो अगर तुम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हो तो ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो एज अ होल डेल्टा जी तुम्हारा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं काइनेटिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की। अब देखो ये क्या होता है, दिस इज़ नथिंग बट कोलिजन थियरी, जिसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक बार आइडिया ले लो। देखो क्या होता है, प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट्स का एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में भिड़ना ज़रूरी है और एक सही वेलोसिटी के साथ भिड़ना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई एक रिएक्टेंट है, ठीक, और ये एक और रिएक्टेंट है, इसको बी बोल देता हूँ, ये ए है। ये यहाँ से भिड़ने के लिए आ रहा है, ये यहाँ से भिड़ने के लिए आ रहा है। तो इधर से ए से भिड़ना इसके लिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये उसके साथ इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से नहीं भिड़ पाएगा। इधर से अगर भिड़ता है तो इधर से भिड़ना पॉसिबल है। तो जो पहला फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज़ ओरिएंटेशन, कि ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए। चलो मान लो अब ओरिएंटेशन सही हो गई, तो फिर अब एक और फैक्टर क्या सही होना चाहिए, वेलोसिटी। बहुत ही तेज़ी में आ रहा है तो भिड़ पाएगा क्या, भिड़ के फिर से अलग हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए जो एक सही वेलोसिटी है, ऑप्टिमम वेलोसिटी है, उसी पे आके इसको भिड़ना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर हमको प्रोडक्ट बनाना है तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोलाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर उनको कोलाइड करना है तो कोलाइड करने के लिए वेलोसिटी गेन कर रहे होंगे, मतलब धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही होगी। कोलिजन हो जाएगा तो फिर से उनकी एनर्जी ड्रॉप हो रही होगी। तो यहाँ पे तुम्हारा एनर्जी कर्व आ जाता है। किस तरीके से आ जाएगा एनर्जी कर्व, देखो भैया, ये है तुम्हारा, पहले एनर्जी बढ़ी रिएक्टेंट की धीरे धीरे, यहाँ पे कोलिजन हुआ पीक पे और फिर तुम्हारी एनर्जी फिर से नीचे आ गई। ठीक, ये अभी इस तरीके से कर्व बन गया, लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से थोड़ा हायर उस पर होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनना प्रेफर करेगा, क्योंकि कम एनर्जी मतलब ज़्यादा स्टेबल। तो ये एनर्जी हो गया मेरा और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं एकदम तरीके से इसकी बात करूँ तो मैं इस कर्व को फिर से बना लेता हूँ, एक बार के लिए तो समझ में आया होगा ना। ये देखो ऐसे समझो, यहाँ से रिएक्टेंट जा रहा है, इधर कोलाइड करा, ठीक है, और यहाँ पे बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ये था रिएक्टेंट, इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है हमारा कोलिजन। ठीक है, हमने ये बात कर ली, ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए और वेलोसिटी भी सही होनी चाहिए। दिक्कत हो रही है समझने में तो इसको ऐसे समझो, वही तुम्हारा मूवीज़ का चक्कर, हीरो हीरोइन आपस में भिड़ते हैं, ठीक है, और भिड़ने के बाद फंस जाता है कुछ ना कुछ, माला फंस जाती है, अंगूठी फंस जाती है, और उनके बीच में क्या हो जाता है फिर, बॉन्डिंग। सेम चीज़ केमिस्ट्री में अप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, रिएक्टेंट की एनर्जी जनरली हायर एंड पे होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तभी तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करने की कोशिश करेगी, अगर सिस्टम आगे ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा। तो ये यहाँ पे मेरा बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, ये है मेरा रिएक्टेंट और ये था मेरा जहाँ पे कोलिजन हुआ। ठीक है, इधर हम एनर्जी ले रहे हैं इस एक्सिस पे, उसमें कोई तकलीफ है नहीं, और यहाँ पे हमने क्या लिया, रिएक्शन का प्रोग्रेस ऑफ
रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन हमारी आगे प्रोसीड कर रही है। ठीक है, चलो ये भी बात हो गई। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं। तो देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज ई आर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज ई पी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से ये जो एनर्जी होती है इधर पीक तक की, उसको हम बोलते हैं ई ए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, कि तुमको उसको एक्टिव करने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके यहाँ पे तुम्हारे पास एक्टिव कोलिजन्स हुए। अब इस चीज़ को भी समझो, देखो फिर से यहीं से समझो, भिड़ते तो कई लोगों से हो, सबके साथ थोड़ी ना बॉन्डिंग हो जाती है, किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ ही बॉन्डिंग होती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जिसमें बॉन्डिंग हो गई वो तुम्हारी एक्टिव बॉन्डिंग, और जिसमें भिड़ंत हुई लेकिन बॉन्डिंग नहीं हुई वो तुम्हारी पैसिव बॉन्ड, पैसिव कोलिजन, और ये एक्टिव कोलिजन। तो अगर एक्टिव कोलिजन होता है तो फिर ये आगे बढ़ेगा और प्रोडक्ट को बनाएगा, मतलब बॉन्डिंग करवा देगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो पूरी एनर्जी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी, इस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी तो हमको रिक्वायर्ड है ही अगर हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को फिर मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to just yield the product। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं इसको टी ई से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ग्राफ को देख के मैं बहुत इजीली बोल सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखा जाए इस चीज़ को भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, समझ में आया होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को भी देख लेते हैं थोड़ा, क्या बोलना चाह रहा है, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, क्या कंसेप्ट है। चलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी जाएगी तो ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट से मेरा मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिएक्शन को लिखता हूँ इस तरीके से, और इधर से बन रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक, तो जो भी इसकी रेट निकालने के लिए डेटा दिया जाएगा वो हम कैसे हासिल करेंगे, वो हम एक्सपेरिमेंटली हासिल करते हैं और फिर उससे उसकी रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो जो रेट लॉ होता है, तो रेट लॉ के हिसाब से आर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन विद एप्रोप्रिएट एक्सपोनेंट्स, वाई ले लेते हैं। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने x और y लिखा है, जो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स थे वो नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो हम x और y ऑब्टेन करेंगे, ये हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, दीज आर ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये समझो। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है, उसको इक्वल में करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया k। इस कांस्टेंट को हम प्यार से बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई डिनोट करेगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो x को हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a, और y को हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, N2O5 है और ये ऐसे रिएक्शन हो गई। ठीक है, समझने के लिए मान लो ये, तो यहाँ पे जब तुम इसका रेट लिखोगे तो रेट तुम क्या लिखोगे, K N2O5 स्टोइकोमेट्री x, 1 मत लिख देना, देखो क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अभी हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तब वहाँ पे समझेंगे, अभी सिर्फ आइडिया लो कि होता क्या है। ठीक है, अब हर बार एक्सपेरिमेंटल डेटा कहाँ से आएगा यार अपने पास, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इसको थियोरेटिकली बोलना चाह रहा हूँ, तो थियोरेटिकली अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा क्या, तो थियोरेटिकली मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं स्टोइकोमेट्री को ही यूज़ करूँ।
तो यहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्री को ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे x प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, तो मैं a प्लस बी को भी अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल दूंगा तो फिर तो ये पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करने का सेंस ही चला गया। तो a प्लस बी तुम्हारा यहाँ पे डिनोट करता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या डिनोट करता है? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। जनरली ये मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर के बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि a प्लस बी इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। सॉल्व करने के पर्पज से हम जनरली मॉलिक्यूलैरिटी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, स्यूडो मॉलिक्यूलर केसेस होते हैं ये। खैर उसको हम काइनेटिक्स में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं टू डिनोट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जो तुमने मोल में पढ़ा होगा मोलैरिटी। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मज़े में नहीं लगा रहा हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है या कॉन्सेंट्रेशन है, इसको आगे चल के हम बोलने वाले हैं एक्टिव मास, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी देर में देखते हैं कि एक्टिव मास क्या है। अभी के लिए बस वर्ड ध्यान रखो कि एक्टिव मास जैसी कोई चीज़ आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो बेसिकली तुम अब मानो कि तुम्हारा यहाँ से चैप्टर जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, हेडिंग है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं क्या होता है इसका। ये सिंपल सी एक ही चीज़ बोल रहा है भैया कि जो तुम्हारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट विद अप्रोप्रिएट पार्ट्स, जैसा कि हमने अभी करा। तुम चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैं इस तरीके की रिएक्शन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है। अब एक्टिव मास बोल रहे हैं हम, बाय डेफिनेशन तो क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज proportional to multiplication of active mass of reactant with appropriate powers, ठीक है। while rate of backward reaction की अगर हम बात करते हैं तो rate of backward reaction will be directly proportional to multiplication of active mass of product, ठीक है। इसको ऊपर से कुछ अलग करने के लिए m और n ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे देखो, अब एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करना कि तुम्हारे पास जो रिएक्शन है वो एक ही बारी में नहीं हो रही है, वो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा प्रोडक्ट एक बारी में नहीं बन रहा, पहले a प्लस बी से तुम्हारे पास x बना और इसके लिए k1 रेट कांस्टेंट है, फिर तुम्हारा x से बना c प्लस डी, इसके लिए रेट कांस्टेंट मैंने k2 बोल दिया। फिर मान लो c प्लस डी से बना तुम्हारा e प्लस एफ, इसके लिए मैंने रेट कांस्टेंट k3 बोल दिया। और e प्लस एफ से फिर फाइनली बन रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया k4। एंड तुमको गिवन है दैट k1 इज लेस देन k3 ग्रेटर देन k4 एंड सबसे छोटा k2 दे रखा है। तो अब यहाँ पे इन सबको मिलाकर मैं देखूँ तो मेरी नेट रिएक्शन तो यही है, लेकिन वो हो रही है इन सारे स्टेप्स में, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें कि एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेप तुम्हारे पास होते हैं, तो उसमें हम रेट कैसे डिसाइड करेंगे। अब इनमें से किसके बेसिस पे मैं रेट को डिसाइड करूँ, तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके से समझो। ये तुम हो, ये तुम्हारा एक दोस्त है, ये तुम्हारे दादाजी मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा एक दोस्त है और ये भी तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक। स्पीड दे रखी है तुमको यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट था, ध्यान दो। तुम्हारी स्पीड तुम्हारे दोनों दोस्तों से ज़्यादा है और तुम्हारे दादाजी की स्पीड सबसे कम है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब तुम लोग कहीं पे जा रहे हो तो तुम सब किसकी स्पीड से चलने की कोशिश करोगे, दादाजी की स्पीड से, या उनको अकेला छोड़ के कट लोगे आगे। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बागबान देख लेना एक बारी। तो ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दादाजी की स्पीड से चलना पड़ेगा। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है या तुम्हारे चलने की जो स्पीड है वो तुमने उस बंदे के हिसाब से डिसाइड करी जो सबसे स्लो चल रहा है। तो रेट ऑफ डायरेक्शन हम किसके बेसिस पे, रेट ऑफ डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है, बढ़िया बात है।
कोई दिक्कत? तो अब हम इक्विलिब्रियम को किस तरीके से बोलेंगे, अब हम इतनी सारी चीज़ें जब डिस्कस कर चुके हैं तो अब मैं इक्विलिब्रियम को क्या बोल सकता हूँ, इक्विलिब्रियम इज़ नथिंग बट दैट पॉइंट व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम बहुत इजीली। तो चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। अब हम ये डिफाइन कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैक इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन को फिर से लिख लेता हूँ ताकि हमको दिखता रहे कि हम क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अभी हमने डिफाइन करा यहाँ पे, अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखता हूँ तो अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं, ये क्या हो जाएगा, के फॉरवर्ड, इनका प्रोडक्ट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ नहीं है तुम्हारे पास, स्टोइकियोमेट्री यूज़ करो, और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट विद अप्रोप्रिएट एक्सपोनेंट। अभी अभी पढ़ा ही हमने। इक्विलिब्रियम बोल रहा है कि इन दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, कर दो इक्वेट, अपना क्या जा रहा है, ये हो जाएगा इक्वेट करने पे। और सॉरी यहाँ पे के वेलोसिटी कांस्टेंट कौन लगाएंगे चाचा तुम्हारे, के भी लिखो इधर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर कर दिया, तो ये हो गया के एफ के बी, अप्रोप्रिएट एक्सपोनेंट्स के साथ लिख दिया है यहाँ पे। थोड़ा तमीज़ से लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। ठीक, ये कांस्टेंट बाय कांस्टेंट है तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सी, सी सिग्निफाई कर रहा है कि तुमने जो वैल्यूज़ अभी ली हैं ए बी सी डी की, वो तुमने कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। तो ध्यान रहे, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड को मैंने के सी बोला। ठीक, अगर तुम यहाँ पे बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड करते तो इसको के सी डैश बोल लो, तो उस केस में ये क्या हो जाता है, ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी अपॉन सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी। इन चीज़ों का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो इधर से हमारा के सी आ रहा है 1 अपॉन के सी डैश। तो अगर ये भी देख सकते हो तुम, के एफ अपॉन के बी करते हो तो अलग आएगा, के बी अपॉन के एफ करते हो तो डिफरेंट आएगा। तो इधर से अब हम अपने के सी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट, क्योंकि देखो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये जो तुमने लिखी है ये कौन सी कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम। तो जो हमारी इक्विलिब्रियम है उस टाइम के लिए हम रेट कांस्टेंट किस तरीके से लिख सकते हैं, तो अब ये इक्विलिब्रियम के लिए लिख रहे हो तो अब हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इसका नामकरण हो गया यहाँ पे। और अब ये जो हमारा के सी आया है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो के सी है हमारा, यही हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसके दो भाई और होते हैं, के पी और के एक्स। ठीक है, के पी प्रेशर की टर्म्स में, ये मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में, और ये हमने किस टर्म्स में लिखा है, एक्टिव मास की टर्म्स में। यहाँ लिख दूँ, ये है एक्टिव मास की टर्म्स में, ये तुम बनाते हो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में, तो ज़्यादातर गैशियस रिएक्शंस के लिए होगा, और ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। तो यहाँ तक कोई परेशानी अभी तक नहीं होनी चाहिए। तो तीन तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकते हैं अपने पास, के सी, के पी, के एक्स। ठीक, तो चलो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। एक्टिव मास क्या होता है इसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, रिएक्टिंग स्पीशीज़ और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका कंसेप्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, के सी, के पी और के एक्स का रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन और एक्टिव मास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलो तो देखो एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलैरिटी। और बाय डिफ़ॉल्ट जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम क्या लेते हैं, 1। इसलिए मैंने बोला था एक्टिव मास इज़ नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, जिसकी भी तुम बात कर रहे हो। तो अब देखो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट से तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम मोल्स दे रखे हैं, तो इनको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। ठीक है, एक तुम सॉल्व कर सकते हो रिएक्टिंग स्पीशी मेथड से, या फिर तुम सॉल्व करोगे इसको
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के मेथड से। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मेथड अल्फ़ा, इसको हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। डिसोसिएशन नाम से पता चल रहा है ये जनरली हम किन रिएक्शंस में यूज़ करेंगे, जहाँ पे हो रहा हो तुम्हारा डिसोसिएशन। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में भी यूज़ करते हैं, अभी मैं दोनों का एग्जांपल लेके समझा दूंगा। रिएक्टिंग स्पीशी हम जनरली ऐसे केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास दो स्पीशीज़ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही हो, मतलब एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो, दो हो, तीन हो, तो आप बोलोगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी तो वही होता है। ये इसमें सारी सिमिलर स्पीशीज़ हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंट स्पीशीज़ अगर रिएक्ट कर रही हैं तो रिएक्टिंग स्पीशीज़ अ प्रेफरेबल मेथड। ठीक है, तो पहले मैं रिएक्टिंग स्पीशी को ही देख रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, रिएक्शन है A+NB। ठीक है, इक्विलिब्रियम मोल्स की बात हो रही है तो रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में है। ये मैंने रिएक्शन लिखी है यहाँ पे। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब जब रिएक्शन तुम्हारी जस्ट स्टार्ट हो रही है, t इक्वल्स टू 0 पे इसके a मोल्स मान लिए, इसके b, और प्रोडक्ट तब तक बना नहीं होगा तो ये 0 हो गया। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने पे ये x डिसोसिएट हुआ तो ये NX होगा, क्योंकि इसके एक मोल के लिए इसके n मोल्स चाहिए। इसका स्टोइकियोमेट्री हमको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये बनेगा x और ये कितना बन जाएगा mx। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हम रिएक्टिंग स्पीशी को यूज़ करते हैं। अब मान लो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालना है हमको, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड कर दूंगा सिंपली। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दिया, a-x b-nx प्लस x प्लस mx, ये कैंसिल हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकालने पड़ सकते हैं, अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ जाए तो। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिएक्टिंग स्पीशी का मेथड हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड से मुझे सॉल्व करना हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैसे करोगे, पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन कैसे करते हैं। अल्फा को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज़ नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स पर मॉलिक्यूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर मॉलिक्यूल। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो, और अल्फा जो है तुम्हारा हमेशा लेस देन 1 आएगा। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर भी नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकते ना। अगर बराबर हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, मतलब रिएक्शन खत्म हो गई तुम्हारी, और रिएक्शन खत्म हो गई तो फिर इक्विलिब्रियम काई की बात, फालतू की बात हो जाएगी फिर इक्विलिब्रियम। तो इसको देखो, अभी जो हमने रिएक्टिंग स्पीशीज से करा तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड वर x, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वर a, एंड दिस इज अल्फा। तो बेसिकली x की जगह पे अब तुमको क्या लिखना है, a अल्फा। ठीक है, समझने के हिसाब से। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रिएक्शन लेता हूँ A2B, ये इक्विलिब्रियम बना रहा है A2 प्लस हाफ B2, डिसोसिएशन है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है। तो t इक्वल्स टू 0 पे मान लिया इसके a मोल्स हैं 0 0। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो अब a माइनस एक्स लिखते हैं नॉर्मली, लेकिन अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, a अल्फ़ा, तो यहाँ पे a अल्फ़ा लिखो, ये a अल्फ़ा हो गया और ये अल्फ़ा हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो जनरली मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा ये वाला फैक्टर है स्टोइकियोमेट्री, ये 1 रहे, वो तुम्हारी कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी कर देगा। मान लो यहाँ 2 आ रहा होता तो तुम क्या करते, रिएक्शन को पूरी को 2 से डिवाइड कर दो ताकि यहाँ से स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर चला जाए, कैलकुलेशंस ईजी करने के लिए। ठीक है, जैसे एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ले लो, Na, ये पॉलीमराइज करके बना रहा है An। ठीक है, इसके t इक्वल्स टू 0 पे a मोल्स थे, ये 0। तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो इसको लिख दिया मैंने a1 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, a अल्फ़ा बाय n। देखो अब यहाँ n का स्टोइकियोमेट्री आ रहा था, तो मैंने अभी बताया पूरी रिएक्शन को n से डिवाइड कर दो, तो पूरी रिएक्शन को n से डिवाइड कर दोगे तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, और इसलिए मैंने यहाँ पे a अल्फ़ा बाय n लिखा। तो ये एक ज़्यादा अच्छा मेथड है, इससे तुमको कैलकुलेशंस करने में थोड़ी सी आसानी होगी, और तो कोई ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते हुए, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं तुमको समझाना चाहूँगा। जैसे एक एग्जांपल और लो, तुमको एक रिएक्शन देता हूँ और उसमें हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। ऐसे समझो इसको कि एक रिएक्शन है, एग्जांपल ही मानो, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ बस। तुम्हारे पास एक रिएक्शन है A+2B, ये इक्विलिब्रियम में है 3C+D, ठीक है। T इक्वल्स टू 0 पे मेरे को दे रखा है इसके A मोल्स, ये B, ये 0, ये 0, क्योंकि प्रोडक्ट है। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया तो ये हो गया A-x, तो ये हो जाएगा B-2x, ये बनेगा यहाँ पे 3x और ये बन जाएगा x। तो अब अगर मैं एक्टिव मास ऑफ A निकालता हूँ, एक्टिव मास ऑफ A, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 लेते हैं जब तक दे नहीं रखा है, A-x इसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये तुम ध्यान से देखो, ये जितनी भी कैलकुलेशन हमने करी है मोल्स में है। गलती से भी इसको कॉन्सेंट्रेशन मान के मत कर लेना जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन दे नहीं रखा है। तो तुमको एक्टिव मास के लिए मोलैरिटी निकालना पड़ेगा, ये हमने मोलैरिटी निकाल ली। सिमिलरली अगर बी के लिए एक्टिव मास निकालो तो वो कितना हो जाएगा, B-2x अपॉन वी। सी के लिए निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 3x अपॉन वी। और डी के लिए निकालोगे वो कितना हो जाएगा, x अपॉन वी। अब तुमको यहाँ पे के सी निकालना है, तो के सी क्या होता है, सी का एक्टिव मास एक्सपोनेंट में स्टोइकियोमेट्री, डी का एक्टिव मास उसका स्टोइकियोमेट्री, ए का एक्टिव मास उसका स्टोइकियोमेट्री, बी का एक्टिव मास उसका स्टोइकियोमेट्री। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 3x अपॉन वी, x अपॉन वी, एक्सपोनेंट लगाना मत भूलना, ठीक है। ये A-x अपॉन वी और b कितना है तुम्हारे पास, B-2x अपॉन वी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये v³ और ये v⁴ और नीचे आ रहा है तुम्हारे पास v³, तो एक v की टर्म बचेगी, कैंसिल आउट नहीं हो रही है पूरी तरीके से। तो अगर तुम ये वॉल्यूम वाला पॉइंट यहाँ पे मिस कर गए तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत। 4 मार्क्स जो आ रहे थे अब उसमें बल्कि 1 मार्क्स और कट जाएगा। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि ये होता क्या है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये। तो अब एक बारी हम देख लेते हैं कि Kp क्या है और Kx क्या है, और फिर उनके इंटर कन्वर्जेंस देखते हैं। Kc तो समझ में आ रहा होगा अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, ये सारा कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में, मोलैरिटी की टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे Kp के बारे में भी, ठीक है। तो Kp से एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, प्रेशर की बात कर रहा है, मतलब ये गैशियस फॉर्म के लिए लगेगा। दूसरी एक और बात समझो, Pv इक्वल्स टू nRT। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता ही है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स आ रहा है। तो तुम मोल्स में करो या प्रेशर में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो रेशियो ले ही रहे हैं। तो फिर कोई प्रोपोर्शनल मतलब कांस्टेंट से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैंसिल आउट होना ही है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, AA गैशियस फॉर्म में प्लस BB गैस, CC गैस प्लस DD गैस, ठीक है। तो इसका पार्शियल प्रेशर T इक्वल्स टू 0 पे हमको दे रखा है, दिस इज P0A, दिस इज P0B, ये 0 और ये 0, क्योंकि ये कुछ बना ही नहीं है तब तक, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे इसका पार्शियल प्रेशर कुछ कम हुआ क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है, AX अमाउंट से कम हो गया। इसका पार्शियल प्रेशर BX अमाउंट से कम हो गया, तो इसका पार्शियल प्रेशर CX बढ़ेगा और इसका DX बढ़ेगा। तो यहाँ पे अब जब तुम Kp लिखोगे तो Kp क्या होएगा, जैसे Kc में हम लेते थे इसका एक्टिव मास इंटू इसका एक्टिव मास, ऊपर प्रॉपर एक्सपोनेंट्स, डिवाइडेड बाय इन दोनों के एक्टिव मास। तो यहाँ पे हम लेंगे C का पार्शियल प्रेशर उसका एक्सपोनेंट, D का पार्शियल प्रेशर उसका एक्सपोनेंट, ये नॉट पार्शियल प्रेशर को डिनोट करता है, इसका पार्शियल प्रेशर एक्सपोनेंट, B का पार्शियल प्रेशर एक्सपोनेंट, और ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे एज इट इज़ चिपका दें। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब मान लो कि यही रिएक्शन है हमारी और मोल फ्रैक्शन में हमको कैलकुलेट करना होता, ठीक है। अब प्रेशर की जगह तुमको मोल्स दे रखे हैं, जैसे मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, T इक्वल्स टू 0 पे दे रखा है मुझे कि इसके हैं x मोल्स, या x मत मानो, इसके हम मान लेते हैं, या चलो मैं रिएक्शन फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं रिएक्शन एक और लिख लेता हूँ, N1A गैस प्लस N2B गैस। समझ रहे हो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो A और B फिर समझाने में तुमको कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए।
N4D गैस। T इक्वल्स टू 0 पे इसके A मोल्स दे रखे हैं, इसके B मोल्स, ये 0 ये 0। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने पे A माइनस N1X, इसके मोल्स कम हुए, B माइनस N2X, इसके मोल्स कम हुए, ये N3X बना और ये N4X बना। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके जिस भी एंटिटी के लिए निकाल रहा है, मान लो A का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो यहाँ टोटल मोल्स निकाल लो इनको ऐड करके, ठीक है। लेट से वो N आ गया, ठीक। तो अब अगर मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसके मोल्स मतलब A माइनस N1X जो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स हैं अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर B के लिए निकालना है तो B के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड सो ऑन, ठीक। और फिर अब अगर हम Kx लिखेंगे मतलब मोल फ्रैक्शन, तो वो क्या होएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C और उसका एक्सपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ D उसका एक्सपोनेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इसका एक्सपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ B और इसका एक्सपोनेंट। सेम ही चीज़ें हैं, ऊपर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं, फॉरवर्ड, यही अगर बैकवर्ड होती तो फिर रिएक्टेंट ऊपर चला जाता और प्रोडक्ट नीचे आ जाता। तो ये हमने Kp और Kx की भी बात कर ली। अब ज़रा इन सब के बीच में रिलेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे Kp और Kc में अगर रिलेशन बनाना है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। और वो कांस्टेंट्स क्या क्या हैं, Kc, Kp, Kx, ठीक है। तो जो सबसे पहला हम उठा रहे हैं, सबसे पहला जो मैं उठा रहा हूँ Kc और Kp का रिलेशनशिप, मतलब अगर तुम एक्टिव मास में करते हो और तुम किस में करते हो भैया, बोलो यार फटाफट, खैर कैसे बोलोगे, मैं भी, ठीक है। Kc और Kp की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बीच में अब हम निकालते हैं। तो Kc देखो, रिएक्शन लिख लो पहले ताकि हमेशा सामने रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। मैं रिएक्शन इस तरीके से ले लेता हूँ, ये एक रिएक्शन है अपने पास, ठीक। Kc अगर लिखोगे यहाँ पे, Kc को क्या लिखोगे, C का कॉन्सेंट्रेशन, D का कॉन्सेंट्रेशन, A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये पहला इक्वेशन चिपका दो। Kp लिखते तो Kp क्या लिखते, C का पार्शियल प्रेशर, D का पार्शियल प्रेशर, A का पार्शियल प्रेशर, B का पार्शियल प्रेशर, इसको 2 बोल दो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, अज्यूम करो सारी गैसेज आइडियली बिहेव कर रही हैं, तो ये जो गुरु मंत्र है ब्रह्मास्त्र, ये लगना चाहिए PV इक्वल्स टू nRT। इसको थोड़ा सा तमीज से लिखें तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ N/V/RT। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई तकलीफ होगी। अब N/V क्या है, ये क्या चीज़ बन गई, कॉन्सेंट्रेशन ही तो है। तो यहाँ से क्या आ गया, P इज़ इक्वल टू CRT लिख सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक। अब मैं सहूलियत के लिए तुमको समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज़ आ गई कि P0 ऑफ A अगर मैं बोलता हूँ तो वो A का कॉन्सेंट्रेशन RT लिखा जा सकता है। P0 ऑफ B की बात करूँगा तो वो B का कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT लिखा जा सकता है। P0 ऑफ C सिमिलरली ये लिखा जा सकता है। और P0 ऑफ D की अगर हम बात करें तो उसको हम ये लिख सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किस में सब्स्टिट्यूट करें, 2 में। तो P0 C की जगह मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C RT टू द पावर C। D की जगह मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D RT टू द पावर D अपॉन A की जगह लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT टू द पावर A, और B की जगह पे लिख दिया मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT टू द पावर B। कोई तकलीफ इसमें, तमीज से लिखो इसको थोड़ा सा। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, और ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर हो गया RT C+T और डिनोमिनेटर में हो गया RT A+B। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको अगर तुम थोड़ा और ध्यान से देखो तो ये पूरा Kc हो गया तुम्हारा, तो Kp इज इक्वल टू Kc, और इसको हम लिख देंगे RT C+D माइनस A+B, और ये जो C+D माइनस A+B है इसको हम बोलते हैं डेल्टा N, RT डेल N। क्या हो गया ये तुम्हारा? डेल N। तो डेल N यहाँ पे क्या हुआ? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इधर से हमारे पास रिलेशन आ गया दैट Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा N। पहला रिलेशन किस किस के बीच में? Kp और Kc के बीच। आई होप क्लियर हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सिमिलरली अब हम रिलेशन निकाल लेते हैं Kp और Kx के बीच। ठीक, तो विजिबिलिटी के लिए हम रिएक्शन को फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, AA गैस प्लस BB गैस CC गैस प्लस DD गैस। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक, अब अगर मैं इसके लिए Kx लिखूँगा तो Kx में क्या लिखूँगा? Xc टू दी पावर C XD टू दी पावर D, मतलब इनका मोल फ्रैक्शन, XA का मोल फ्रैक्शन और XB B का मोल फ्रैक्शन, ये लिखेंगे। और Kp क्या लिखोगे इसके लिए? Kp हो जाएगा P0 ऑफ C टू दी पावर C। अच्छा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ठीक है। और P0 ऑफ B टू दी पावर B, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम पार्शियल प्रेशर निकाल कैसे रहे थे? ज़रा ध्यान करो, पार्शियल प्रेशर होता क्या है? पार्शियल प्रेशर अगर मुझे A का निकालना है तो इट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर, ये डेफिनेशन होती है पार्शियल प्रेशर की। ठीक है, तो अब मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या हो जाएगा? XB डॉट टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या हो जाएगा? XC डॉट टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ D क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ D इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, देखो, XT इंटू PT टू दी पावर D, सॉरी मैंने D पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, XC डॉट PT टू दी पावर C अपॉन XA डॉट PT टू दी पावर A एंड XB डॉट PT टू दी पावर B। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसको फिर अरेंज करके लिख लें तो XD का एक्सपोनेंट D आ गया, XC का एक्सपोनेंट C आ गया, XA का एक्सपोनेंट A आ रहा है, XB का एक्सपोनेंट B आ रहा है, और इधर आ रहा है हमारे पास PT C+D और नीचे आ रहा है PT A+B। कुछ सेम सी चीज़ बनती हुई दिख रही है, तो इसको भी कैसे लिख लो? ये हो गया हमारा, ये पूरा हो गया Kx, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ दैट आर Kp इज इक्वल टू Kx PT डेल्टा N। ये हमारा सेकेंड रिलेशन आ गया वेयर डेल N इज C+D माइनस A+B, जो अभी हमने ऊपर वाले केस में देखा। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इस पे अपन कुछ न्यूमेरिकल्स उठाते हैं, ठीक है, और इसमें और आगे डिस्कस करते हैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में, फिर कौन कौन सी रिएक्शंस रिवर्सिबल हो सकती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस कभी रिवर्सिबल नहीं होंगी, ठीक है, और आगे के कंसेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।